हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे संप्रभुता यानी सोवरेनिटी। आज संप्रभुता का जो टॉपिक है, ये टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी में यूजीसी नेट के लिए, यूपीएससी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रभुता ऐसा टॉपिक है ना जो आपको आना ही चाहिए। संप्रभुता सोवरेन होता कौन है, किसके अंदर निवास करती है, आज वैश्वीकरण के दौर में संप्रभुता का क्या मायने है, और संप्रभुता का पूरा जो टॉपिक है ना बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसमें पूरी बातचीत करेंगे कि अद्वैतवाद में क्या है, इसका क्या सिस्टम है, दूसरा प्लुरलिज्म में क्या है, बहुलवाद में क्या है, मार्क्सिज्म में क्या है, वैश्वीकरण के दौर में संप्रभुता के क्या क्या मीनिंग निकलते हैं, इन सारी चीजों को हम जानेंगे। देखो, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि संप्रभुता राज्य के चार तत्व होते हैं। राज्य का पहला तत्व होता है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये राज्य के जो चार तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें संप्रभुता जो है ना, ये राज्य की सर्वोच्च शक्ति का आधार है। वैसे भी संप्रभु का मतलब होता है सर्वोच्च, संप्रभु यानी सुप्रीम पावर, संप्रभु यानी सर्वोच्च होता है। देखो, संप्रभुता के कॉन्सेप्ट जो है ना, अगर आप समझोगे पहले तो भगवान ही था संप्रभु। तो लोग पहले भगवान से डरा करते थे, यानी एक ऐसी पावर जिससे सब लोगों को लगे कि यार ये आदमी ना सबका एक प्रकार से बाप है, सबसे ऊपर बैठा हुआ है, संप्रभु है, यानी इसके ऊपर कोई भी नहीं है। तो पहले ना भगवान था, गॉड था। तो उस समय यूरोप में चर्च वगैरह हुआ करते थे, और चर्च वगैरह से व्यक्ति डरा करता था। और चर्च वगैरह जो है, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि भाई ये संप्रभु के रूप में भगवान का रूप हुआ करता था। फिर 16वीं सदी में परिवर्तन होने लगे, और जब परिवर्तन होने लगे तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि संप्रभुता के मायने चेंज होने लगे, राज्य की चीजें आना शुरू हो गई। और फिर संप्रभुता जो है ना, ये बात सामने आई लगी कि संप्रभुता है किसके अंदर और संप्रभु कौन है। और अगर राज्य संप्रभु है तो राज्य के पास संप्रभुता की कितनी पावर है, यानी राज्य क्या सब कुछ कर सकता है क्या, राज्य आपके जीवन से बड़ा है क्या, यानी ऐसा है क्या राज्य। और राज्य में भी संप्रभुता किसके अंदर निवास करती है, ये सारे तत्व आने लगे। तो जब यूरोप में आप देखोगे बाद के दौर में, जब राज्य आ गया, सारी चीजें आ गई, तो अब ये होने लगा कि राज्य के अंदर जो चार तत्व होते हैं इसमें संप्रभुता एक तत्व होती है, उसको सुप्रीम मानते हैं हम। सुप्रीम यानी एक प्रकार से आप ये कह सकते हो संप्रभुता का अर्थ हो गया सर्वोच्च हो गया, सुप्रीम हो गया, एकदम इससे बड़ा कोई भी नहीं है। तो इसके बारे में कहा जाता है, जीन बोर्डन कहता है कि संप्रभुता राज्य की वो सर्वोच्च और स्थायी शक्ति है जो किसी कानून से सीमित नहीं होती, यानी टॉप लेवल की पावर, ऐसी पावर जिसके ऊपर कोई कानून नहीं है, सर्वोच्च और स्थायी शक्ति है, यानी इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सबसे टॉप लेवल की पावर है। अब देखो ये वर्ड कहां से निकल कर आया है। अगर संप्रभुता वर्ड को देखें अगर हम, तो संप्रभुता लैटिन शब्द है, और एक शब्द है सुपरनस, इससे निकला, इसका अर्थ होता है सर्वोच्च। क्या होता है, सर्वोच्च। तो लैटिन वर्ड से निकल कर आया है संप्रभुता, और इसका मतलब होता है सर्वोच्च। तो सर्वोच्च यानी टॉप लेवल की चीज संप्रभुता, राज्य की अंतिम और सर्वोच्च इच्छा, अल्टीमेट बिल, यानी राज्य जो पावर अपने पास रखता है ना, वो संप्रभुता जो है ना, इसकी उत्पत्ति राज्य के साथ ही होती है। देखो, राज्य जब बना ना, जब राज्य को लोगों ने बनाया तो राज्य की उत्पत्ति कई सारे सिद्धांत हैं। तो राज्य जब बना तो राज्य के साथ ही संप्रभुता निकल कर आई। तो राज्य और संप्रभुता दोनों एक साथ होते हैं, यानी आप उस राज्य की संकल्पना ही नहीं कर सकते और राज्य संप्रभु नहीं है। भाई अगर राज्य संप्रभु नहीं होगा तो राज्य क्या करेगा, राज्य डिसाइड नहीं कर पाएगा क्या करना है या नहीं करना है। और जब राइट डिसाइड ही नहीं कर पाएगा राज्य, तो राज्य लोगों की रक्षा कैसे करेगा जब उसके पास पावर ही नहीं है। भाई राज्य की जो उत्पत्ति हुई उसके कई सारे सिद्धांत है, आप दैवीय सिद्धांत की बात करो, या आप राज्य के जो उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, आप ऑर्गेनिक की बात करो, जितने सिद्धांतों में आप देखेंगे तो राज्य जब बना है ना, तो राज्य का कॉन्सेप्ट ही है कि राज्य अगर संप्रभु नहीं होगा तो राज्य कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसके पास की पावर ही नहीं होगी। तो राज्य की अंतिम और सर्वोच्च इच्छा क्या होती है, ये संप्रभुता होती है। भाई आप भारत में रहते हो या कोई भी दुनिया का देश है, अगर उसके पास संप्रभुता ही नहीं है तो कंट्री लोगों के लिए क्या ही कर पाएगा, कैसे जनता को प्रोटेक्ट करेगा और कैसे उनका भला करेगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा राज्य। तो अब देखोगे राज्य में जो संप्रभुता होती है इसको हम जनरली दो प्रकार से तोड़ते हैं, एक होती है आंतरिक संप्रभुता, एक होती है बाह्य संप्रभुता। दो प्रकार संप्रभुता मानी जाती है। जैसे कोई देश की सीमाओं के भीतर सर्वोच्च विधिक राजनीतिक अधिकार जो सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, यानी कोई कंट्री जैसे इंडिया है, अब किसी कंट्री के अंदर जो अंदर की चीजें है ना, यानी देश के अंदर क्या चल रहा है, उस देश अंदर अपने देश में कुछ भी कर पाए, सीमा के भीतर सर्वोच्च विधि राजनीतिक अधिकार, जो भी होना है, जो भी करने की पावर है, वो जब किसी राज्य में नहीं तो उसे आंतरिक संप्रभुता कहते हैं। बाह्य संप्रभुता का अर्थ है कोई विदेशी हस्तक्षेप ना हो,
कोई ऐसा कंट्री ना हो जो उस कंट्री के ऊपर आके एक प्रकार से उसकी पॉलिसी को चेंज कर पाए। तो अगर मैं कहूं कि भारत जो एक संप्रभु राष्ट्र है, और संप्रभुता का मीनिंग हो गया कि हमारे कंट्री पे कोई बाहरी शक्ति नहीं आ सकती जो हमसे कहे कि भाई आप पॉलिसी ऐसी बनाओ, ये करो। हमारे राज्य को क्या करना है, हमारी सरकार को क्या करना है, हम डिसाइड करते हैं। और हमारे देश के अंदर क्या होगा ये भी हम डिसाइड करते हैं। तो संप्रभुता के दो मायने हो गए, एक आंतरिक संप्रभुता हो गई और एक बाह्य संप्रभुता हो गई। हम इसको दो कॉन्सेप्ट में संप्रभुता को देख लेते हैं, दो कॉन्सेप्ट संप्रभुता को समझ लेते हैं। अब आती है संप्रभुता जो है, इसके ना कई सारे गुण होते हैं, यानी कई सारे गुण आपको संप्रभुता को देखने को मिलेंगे। इसके कई प्रकार के संप्रभुता के जो है वो गुण रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखें संप्रभुता के गुण क्या क्या है। संप्रभुता जो होती है वो एब्सोल्यूट होती है, यानी इसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं होती। संप्रभुता आपकी एब्सोल्यूट पावर है, इसके ऊपर ऐसी कोई पावर नहीं है जो संप्रभुता से ऊपर हो। जैसे कोई मान लो देश है तो उस देश की सबसे ऊपर की पावर संप्रभुता ही होगी। दूसरी चीज आती है ये स्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी होती है। ये राज्य जब तक रहेगा तब तक संप्रभुता रहेगी। मैंने आपसे कहा ना पहले ही, संप्रभुता राज्य के साथ पैदा होती है। अगर स्टेट है तो स्टेट जो है वो सोवरेन ही होगा, और अगर संप्रभुता खत्म होगी तो राज्य किस बात का रहा। तो इसका स्थायित्व, इसकी परमानेंसी रहती है। फिर आता है इसकी सार्वभौमिकता रहती है। सार्वभौमिकता इसकी कैसे रहती है देखो, यानी संप्रभुता है इस सभी व्यक्तियों पर, संस्थाओं पर समान रूप से लागू होती है। यानी अगर आप इंडिया के अंदर रह रहे हो ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके ऊपर सरकार की बातें लागू नहीं होंगी। संप्रभुता सभी पर लागू होती है, सभी पर लागू होती है। संप्रभु यानी टॉप लेवल की जो बात है वो सब पर लागू होती है। अगर आप उसको चैलेंज करोगे तो फिर वो आप राज्य में, देश में रह नहीं पाओगे। अविभाज्यता यानी आप इसको अनडिविजिबल है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भारत आधा संप्रभु है, आधा संप्रभु नहीं है। कंप्लीट होती है संप्रभुता। फिर इसकी क्वालिटी होती है मौलिकता, ये किसी अन्य से उत्पन्न नहीं होती है, स्वयंभू है। यानी ये राज्य की उत्पत्ति के साथ ही बन रही है और ये अपने आप निकल कर आ रही है। इसके अंदर ना फंडामेंटलिटी है, मौलिकता इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। यानी ये शुरू से ही है, शुरू से ही है। अगला आता है अप्रतिबंधनीयता, लंबे समय तक प्रयोग न होने पर भी समाप्त नहीं होती। यानी ऐसा नहीं है कि आप इसे खत्म कर दोगे, संप्रभुता खत्म हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमेशा रहती है। तो देखो जैसे राज्य है और राज्य संप्रभु है, अगर राज्य स्वतंत्र है तो राज्य संप्रभु होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। और एक्चुअली में यही हुआ कि जब यूरोप के देश, जब यूरोप में संप्रभुता का कॉन्सेप्ट आया तो उन लोगों ने अपने संप्रभु क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया। तो जो क्षेत्र जिसके अंडर आ गया उसका वो मालिक बन गया। तो यानी आप ये सोच के चलो, संप्रभुता एक ऐसी पावर है ना, जो यानी आप कह सकते हो आज के जमाने में पावर, एक शक्ति, यानी अल्टीमेट पावर। संप्रभुता उसी को कहते हैं, अल्टीमेट पावर यानी संप्रभुता, दैट्स कॉल्ड। तो इसके ना इतने सारे लक्षण हो गए संप्रभुता के, ये इसकी विशेषताएं हो गई। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इसकी कौन सी विशेषता नहीं है, एक सवाल यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। अब संप्रभुता कई प्रकार की होती है, हम संप्रभुता के कई प्रकार मानते हैं। कई प्रकार की आपने सुनी होगी, कई प्रकार के स्टेटमेंट आपने सुने होंगे। डायसी का स्टेटमेंट है संप्रभुता के प्रकारों को लेकर। कई प्रकार की संप्रभुता के प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है नामात्र की संप्रभुता, जिसे हम बोलते हैं नॉमिनल संप्रभुता। केवल प्रतीकात्मक शक्ति होती है, जैसे ब्रिटेन में राजा या रानी है तो नामात्र का संप्रभु होता है, नॉमिनल सोवरेन है, उसके पास कोई पावर नहीं है, तो उसे हम नामात्र की संप्रभुता कहते हैं। दूसरी आती है वास्तविक संप्रभुता, जैसे जहां शक्ति का प्रयोग सरकार में नहीं तो, जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में जहां पर भी संसदीय प्रकार की व्यवस्था होगी, उन व्यवस्थाओं में संप्रभुता जो है ना वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में निहित होती है, तो उसे वास्तविक संप्रभु बोलते हैं, रियल सोवरेन। और ये होता है नॉमिनल सोवरेन। एक होती है विधिक संप्रभुता। विधिक संप्रभुता क्या होती है, जो कानून सर्वोच्च हो, लीगली सोवरेन जिसकी बात करते हैं। जैसे इंडिया में विधिक संप्रभुता का निवास संविधान के अंदर है, यानी कानून के मामले में संप्रभुता। तो विधिक संप्रभुता जो है वो संविधान में निहित है। एक होती है वास्तविक संप्रभुता, एक्चुअल। देखो ये एक्चुअल में और रियल में डिफरेंस है, दोनों संप्रभुता अलग है। रियल और एक्चुअल में डिफरेंस है। एक्चुअल संप्रभुता का मतलब होता है ऐसी संप्रभुता जो कानून के अनुसार ना हो। देखो यहां जो वास्तविक है ना, इसके पास कानून की पावर है, ये संविधान ने बनाया इसको, मंत्रिपरिषद को। इस वाली में क्या होता है, इसमें कानून से, संविधान से पावर नहीं मिलती, इसमें व्यवहार में पावरफुल होते हैं। व्यवहार में, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की जो आर्मी है ना वो एक्चुअल में पावरफुल है, व्यवहार में संप्रभु है वो। लेकिन इंडिया में प्रधानमंत्री जो है वो रियल में संप्रभु है। तो रियल और एक्चुअल में डिफरेंस है। इंडिया में जो प्रधानमंत्री है वो रियल सोवरेन है, रियल सोवरेन।
और अमेरिका में सॉरी पाकिस्तान में जो आर्मी है, जो सैन्य पावर है, वो एक्चुअल सोवरेन है। एक्चुअल सोवरेन, एक्चुअल, यानी फॉर एग्जाम्पल आप ये मान सकते हो इन दोनों में डिफरेंस हो गया, ये लीगल है और ये इलीगल है, इन दोनों में ये अंतर है, एक्चुअल में और रियल सोवरेन में। अब एक वर्ड आता है राजनीतिक संप्रभुता और कानूनी संप्रभुता। ये आपने बहुत फेमस संप्रभुता का स्टेटमेंट है, डायसी कहता है कि जो कानूनी संप्रभुता है वो संप्रभुता के पीछे जो रियल चीज है वो राजनीतिक संप्रभुता में निहित है, राजनीतिक संप्रभुता से कानूनी संप्रभुता बनती है। अब देखो समझ लो क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कंट्री में दो चीजें हैं, ये दुनिया में दो चीजें, जैसे मान के चलो ये संसद है, अब ये संसद है और ये कौन है, जनता, ये कौन है, जनता। तो अब इन दोनों में अंतर देखो, राजनीतिक संप्रभुता जो होती है जनता में निहित है, मतदाता और जनमत, अदृश्य शक्ति, रूस की क्रांति, चीन की माओ क्रांति आंदोलन, ईरान का जन आंदोलन, यानी जनता में जो संप्रभुता निहित होती है वो है राजनीतिक संप्रभुता, पॉलिटिकल सोवरेनिटी जनता में निहित होती है। और एक होती है आपकी कानूनी संप्रभुता जो संसद में निहित होती है, पार्लियामेंट के अंदर निहित होती है, विधि में निहित होती है, रूल ऑफ लॉ में निहित होती है। तो डायसी कहता है, डायसी ये मानता है कि ये वाली जो संप्रभुता है ना, कानूनी संप्रभुता, इस संप्रभुता के पीछे जो रियल पावर है वो यहीं से निकलती है। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी देश में आंदोलन हो जाए, जनता तख्ता पलट कर दे, मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री में रूल बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, अब आप कह रहे हो सर लॉ सोवरेन है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, सीधी बात है। जैसे हमारे कंट्री में लॉ सबसे ऊपर है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, और लॉ बनाता है पार्लियामेंट, तो ये हो गया कानूनी संप्रभुता, सीधी बात, सीधी बात। लेकिन जनता के पास जो है ना, जनता के पास राजनीतिक संप्रभुता है, उसके पास जो है एक प्रकार से पॉलिटिकल सोवरेनिटी है। और पॉलिटिकल सोवरेनिटी, जैसे जनता ने आंदोलन किया, रूस में क्रांति हुई, तो राजनीतिक जो संप्रभुता है वो इस संप्रभुता को बदल देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चीन में माओ आंदोलन हुआ, ईरान में जन आंदोलन हुआ, ये सब क्या है, इस सब ने ये इसको बोलते हैं राजनीतिक संप्रभुता, पॉलिटिकल सोवरेनिटी। तो अगर आप सिंपल भाषा में समझोगे ना, तो पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती है वो जनता में होती है, यानी अदृश्य होती है, वो दिखती नहीं है, वो बदल देते हैं सिस्टम को। और ये जो है ना, ये कानूनी संप्रभुता है। तो डायसी यही कहता है कि ये पहले आती है और ये इसके बाद में आती है। डन। अगला वाला एक होती है लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सोवरेनिटी। ये जनता में राज्य सर्वोच्च सत्ता का स्रोत है। ये क्या होती है, देखो अब जो पॉपुलर सोवरेनिटी है ना, वो भी जनता में निहित होती है, उसका भी जो स्रोत है वो जनता ही होती है। जैसे भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान में जो लिखा है कि हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि भारत में जो लोकप्रिय संप्रभुता है वो जनता में निहित है। अब आप कहोगे सर इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखो ये अदृश्य एक प्रकार से है, यानी ये एक प्रकार से आप ये कह सकते हो ये कि मेंशन नहीं होती। ये जनता वोट डालती है ना भाई, एक बात का मुझे उदाहरण दो, आप समझ करते हैं, हम जैसे समझते हैं, जैसे मान के चलो, मैं एक चीज से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे देश में जनता है, किसी भी कंट्री में जनता है। अब जनता के पास लोकप्रिय संप्रभुता निहित है, लेकिन जनता ने जब अपने मत का प्रयोग किया, जब मत का प्रयोग किया तो क्या किया, राजनीति करी कि नहीं करी, राजनीति करी, और मत का प्रयोग करके संसद में अपने प्रतिनिधि भेजे। क्या भेजे, अपने यहां अपने प्रतिनिधि भेजे। और जो प्रतिनिधि यहां संसद में गए, ये वाले, अब ये प्रतिनिधि क्या करेंगे, ये प्रतिनिधि जो है ये कानून का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, ये जाके कानून का निर्माण करेंगे। तो अब ये आप कह सकते हो कि जो जनता है ना, ये अपनी राजनीतिक संप्रभुता का प्रयोग करके इन प्रतिनिधियों को यहां भेजती है, तो चुनाव के माध्यम से करती है, इलेक्शंस के माध्यम से करती है। तो आप सिंपल भाषा से कह सकते हो, सिंपल भाषा में बता सकते हो कि इन लोगों के अंदर जो है ना, ये वाली संप्रभुता जनता के अंदर निहित करती है, जैसे भारत में हम भारत के लोगों के अंदर निहित कर रही है। अब अगला सवाल आता है कि संप्रभुता के प्रकार तो हमारी समझ में आ गए, ओवरऑल संप्रभुता इतने प्रकार की होती है, लेकिन संप्रभुता निवास कहां करती है। अब एक सवाल ये आया कि संप्रभुता किस में निवास करती है, यानी कौन संप्रभु है। संप्रभुता राजा में निवास करती है, या संप्रभुता जो है वो संविधान में निवास करती है। संप्रभुता है कहां, किस जगह पे है संप्रभुता, इस पूरी दुनिया में पावर बात है किसके पास, पावर किसके पास पावर है, पावर किसके अंदर रखी हुई है। तो देखो यहां से सवाल जो निकलता है कि पहले क्या था ना, 16वीं सदी से पहले अगर हम बात करेंगे तो चर्च में थी,
क्योंकि भगवान संप्रभु था, ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था यूरोप में। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां पर क्रांति व्रांति हुई। उसके बाद 16वीं 17वीं सदी में राजा संप्रभु हो गया, क्योंकि राजा का कॉन्सेप्ट आ गया, राज्य आ गया। अब राजा का ये कॉन्सेप्ट निकल गया कि राजा गलती नहीं कर सकता, यानी राजा भगवान का पुत्र है और राजा किसी प्रकार की गलती नहीं करेगा, सारी पावर जो है ना राजा के अंदर आ जाती है। फिर रूसो आया, रूसो ने कहा कि नहीं, जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया, जिसे बोलते हैं सामान्य इच्छा का। नहीं, देखो लोगों ने ना जो सोशल एग्रीमेंट किया है, लोगों ने क्या ना आपस में मिलकर सारी चीजें दी हैं। तो जो संप्रभुता है ना, संप्रभुता जो है ये जनता में निहित है। तो रूसो ने फ्रांस की क्रांति में, अमेरिकी क्रांतियों में, इनमें जन संप्रभुता का कॉन्सेप्ट आया। कहा कि जनता ने दिया है तो एक्चुअल में जनता के पास ही पावर है, जनता में निहित है। फिर जब संविधान बनने लगे तो सीमित विधिक शक्ति आई और संविधान में शक्ति आ गई, भाई संविधान के अंदर संप्रभुता है, लिमिटेड है। फिर जो हुआ कि निकल कर आया कॉन्सेप्ट कि भाई नहीं, संसद के अंदर संप्रभुता है, क्योंकि संसद जो है ना वो संविधान को बदल भी सकता है। तो आप ऐसे मान के चल सकते हो कि ये संविधान निर्माती और सभाती वो संप्रभुता की बात करते हैं। फिर लोग कहते नहीं, संसद जो है इसके अंदर संप्रभुता है, क्योंकि संविधान या संसद जो है ये विधि निर्माण की शक्ति रखते हैं, तो इनके अंदर संप्रभुता निहित है। अब देखो क्या है, ब्रिटेन में ये वाला मॉडल है, ब्रिटेन में ये संप्रभु है। क्या संप्रभु? ब्रिटेन में आप देखेंगे तो वहां पर संसद संप्रभु है। अमेरिका में न्यायपालिका संप्रभु है, वो आपने जाना होगा। भारत में संविधान संप्रभु है और जनता में संप्रभुता का रूप है। हाँ या ना, राजा वाला कॉन्सेप्ट अब है ही नहीं। तो संप्रभुता का निवास स्थान कहां है, ये कई बार आपके एग्जाम में सवाल आ जाते हैं। तो रूसो ये मानता है कि ये जो है जनता में है, सामान्य इच्छा की बात करता है, उसमें ये निहित है। अगली बात करते हैं हम कि सर संप्रभुता का लेकर कई सारे कॉन्सेप्ट है, संप्रभुता को लेकर कई सारे बात आई। अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, जो कि जॉन ऑस्टिन ने दिया है। बहुलवादी सिद्धांत आया, लॉस्की, मैकावर, इन लोगों ने दिया है। तो इसको समझो, यानी ये लोग क्या कॉन्सेप्ट कहते हैं, अद्वैतवादी सिद्धांत क्या कहता है और ये सिद्धांत बहुलवादी सिद्धांत क्या कहता है। दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे, ऑस्टिन का अद्वैतवादी सिद्धांत ये कहता है, इसको जनक है जॉन ऑस्टिन की किताब थी द प्रोविंस ऑफ यूरिस्प्रूडेंस। इस किताब में ना, इस किताब में डिटरमाइंड 1832 की बुक है। इस किताब के अंदर ना इसने बहुत कुछ लिखा है, द प्रोविंस ऑफ यूरिस्प्रूडेंस, द प्रोविंस ऑफ यूरिस्प्रूडेंस और डिटरमाइंड। ये बहुत अच्छी किताब है 1832 की। इस किताब के अंदर इसने बहुत कुछ लिखा है संप्रभुता के बारे में। इसका मुख्य विचार है संप्रभुता एक निश्चित और सर्वोच्च मानव श्रेष्ठ में निहित है। यानी ये कहता है संप्रभु ना एक व्यक्ति है और संप्रभु का जो आदेश है ना वही कानून है। कहता है संप्रभु आदमी, मतलब संप्रभु सबसे टॉप चीज है, एक आदमी, उसके अंदर संप्रभुता निहित है और उसकी जो बातें हैं ना उससे ऊपर कोई नहीं है, वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, यानी वो सर्वोच्च है। ये कठोर कानूनी दृष्टिकोण अपनाता है। कहता है मानव श्रेष्ठ यानी टॉप क्लास आदमी, उसमें निहित है संप्रभुता, वही सबको कंट्रोल करेगा। और उसी संप्रभु का जो आदेश होगा ना, उसी संप्रभु का जो आदेश होगा वही क्या माना जाएगा, वही विधि माना जाएगा। देखो कि आप जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा है, ये कहता है कि देखो, ये कहता है बेसिकली द प्रोविंस ऑफ यूरिस्प्रूडेंस में ये कहता है कि कानून संप्रभु का आदेश है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो बार बार पूछा जाता है। कहता है कानून मानून कुछ नहीं है, यानी एक आदमी है जिसके पास पूरी पावर है, वही सब कुछ है। अगर उस आदमी की आपने बात नहीं मानी तो आप दिक्कत में हो जाओगे। सारी संप्रभुता उसी के अंदर निहित है। जैसे फिलहाल आप कह दो कि भाई सबसे ऊपर मोदी जी, उनसे ऊपर कोई नहीं, तो आप कह दो कि भाई मोदी जी कौन है, मोदी जी करेंगे वही कानून है। तो एक प्रकार से मान के चलो कि ऑस्टिन जो है ना, इसके मोदी जी हैं। ऑस्टिन के कहते हैं कि भैया इनसे ऊपर कोई नहीं है, ये सबसे ऊपर है। ये कहता है कि निश्चित मानव जो है ये सबसे ऊपर है, श्रेष्ठ है, और इसका जो आदेश होगा वही समाज को मानना पड़ेगा और समाज उसको फॉलो करेगी, क्योंकि वही संप्रभु का आदेश है। तो ये संप्रभुता को ऊपर जाके निश्चित कर देता है और ये कहता है कि इसका जो आदेश आएगा ना वही सारे लोगों को मानना है, वही सारे लोगों को उस पर ही ध्यान देना है। यानी एक प्रकार से मोदी जी की बात ये कर रहा है। ये कहता है संप्रभुता अखंड और अविभाज्य है, इनविजिबल है, एक प्रकार से एब्सोल्यूट है। आप ये कह सकते हैं हाँ ये जो है अखंड है, अविभाज्य, यानी इसे आप बांट नहीं सकते। यानी उसका जो आदेश है वो सबसे टॉप पर है और कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर उसको क्वेश्चन आपने कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी, व्यवस्था चल नहीं पाएगी।
यानी एक आदमी को बिठाता है टॉप पर, यह कहता है वही आदमी सब कुछ है, वही सब कुछ करेगा। तो एक कठोरता की बात करता है, यानी ये संप्रभुता को बांटता मूटता नहीं है, एक आदमी के सिस्टम के अंदर निश्चित करता है संप्रभुता को, कहता है उसी से सारा देश चलेगा। यानी बहुत लोगों के अंदर नहीं बांटता, यानी एक के अंदर बांटता है। तो एक के अंदर क्या करता है, ये क्या करता है, उसको रख देता है संप्रभुता को। अब बात करेंगे जो ऑस्टिन का सिद्धांत है ना, इसकी बहुत सारी आलोचनाएं हुई है, इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए, ऑस्टिन के सिद्धांत के बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर हेनरी मैन कहते हैं कि इतिहास में कोई राजा पूर्ण निरंकुश नहीं रहा। जैसे आज आप बात करो, जो ऑस्टिन कह रहा है कि भैया नहीं, मोदी जी से ऊपर कोई नहीं हो सकता, मोदी जी इज द बॉस, तो ये कह रहे हैं हमारे जो मोदी जी इज द बॉस। तो हेनरी मैन कह रहे हैं कि नहीं, इतिहास में आज तक कोई राजा निरंकुश नहीं रहा। जो निरंकुश राजा की बात करता ऑस्टिन कि एक आदमी होगा, उसके पास सारी पावर होगी, अगर उसी की पावर कानून है, यानी कानून वानून कुछ नहीं है, अगर आपने राजा की बात नहीं मानी तो उससे ऊपर कोई भी नहीं है, जस्ट लाइक मोदी जी, उसके ऊपर कोई नहीं है। तो ये हेनरी मैन कहता है नहीं, इतिहास में आज तक कोई ऐसा राजा नहीं रहा जिसके पास संपूर्ण पावर रही हो, और वो भारत के राजा रणजीत सिंह का उदाहरण देता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हेनरी मैन ने दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपके एग्जाम में बन जाता है। उसकी शक्ति असीमित थी, लेकिन वह भी प्रथागत कानूनों के कस्टमरी लॉ से बंधे हुए थे। यानी ये कहता है कि नहीं, रणजीत सिंह जो है उनके पास खूब पावर थी, लेकिन वो भी प्रथाओं के कानून से बंधे हुए थे। तो असीमित शक्ति नहीं हो सकती, राजा निरंकुश नहीं हो सकता कि राजा के ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा, जो राजा कर दे वही सच है, जो राजा ने कहा वही सत्य है, वही आदमी जो कह रहा है वही सब कुछ है, उसी का आदेश कानून है, वही परम परम आदमी की बात करता है, टॉप क्लास मानव की बात करता है, कहता है उससे ऊपर कोई नहीं है, वही सब कुछ है, उसके बिना दुनिया अधूरी है, वही सब कुछ है। उसके बारे में क्या करता है, ये बातचीत करता है, उसके बारे में ये कहता है। अब लोकतांत्रिक जो विचारधारा के लोग हैं वो भी इसको गलत मानते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं आधुनिक लोकतंत्र में शक्ति किसी निश्चित मानव में नहीं हो सकती, बिकॉज आजकल डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में आप ये नहीं कह सकते कि भाई किसी एक आदमी के अंदर आपने सारी पावर फिक्स कर दी कि दिस मैन इज सोवरेन, इसके ऊपर कोई भी नहीं है, यही आदमी संप्रभु है, इसका आदेश नहीं माना तो आपने संप्रभुता को चैलेंज कर दिया। लोकतंत्र में तो पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा विचार आता है संघवादी, जो फेडरल है, जो फेडरल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है, देखो फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट कहता है कि आजकल दुनिया में ना बहुत से जो देश बने हैं, वो ऑस्टिन क्या कहता है, ऑस्टिन कहता है संप्रभुता के टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ऑस्टिन ने साफ साफ कहा है कि संप्रभुता जो है वो इंडिविजिबल है, वो बंट नहीं सकती, आप उसे बांट नहीं सकते। तो जब संप्रभुता बंट नहीं सकती, तो एक बात बताओ, जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में तो बहुत सारे राज्य हैं, भारत में कई प्रकार के राज्य हैं, तो ये तो फिर मोदी जी वाला कॉन्सेप्ट दे दिया इसने। देखो मैच हो रहा नहीं हो रहा ऑस्टिन का विचार मोदी जी के साथ। ये क्या कह रहा है कि राज्यों को पावर मत दो, राज्यों के पास कोई पावर नहीं होनी चाहिए। अगर राज्यों के पास पावर नहीं होगी तो बहुलवादी संघवादी कहते हैं, संघवादी कहते हैं, बात बताओ भैया, अगर राज्यों के पास पावर नहीं होगी तो अमेरिका हो गया, या जिन राज्यों में केंद्र राज्य की भी शक्ति बटी हुई है, जो डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट वो तो खत्म हो जाएगा। फिर तो आप एक आदमी बना के बैठा दोगे और वही आदमी कहेगा आई एम द किंग, आई एम द किंग। वो आदमी कहेगा कि मैं ही राजा हूं, आई एम द किंग, मेरे ऊपर अब कोई भी नहीं है, तो कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये वाली बात कहेगी। इसके बाद जो है अब देखो फिर आता है बहुलवाद का विचार। तो ये ऐतिहासिकवाद इसको खंडित करता है, किसको, ऑस्टिन को। लोकतांत्रिकवाद भी खंडित करता है ऑस्टिन को, संघवादी भी खंडित करते हैं ऑस्टिन को। ये सब इसे खंडित करते हैं ऑस्टिन के विचार को, सब इसको मना करते हैं कि भाई जो आपने कहा है, तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि जो अद्वैतवादी सिद्धांत है ना ये वाला, इसको बहुत लोगों ने क्या किया है, इसको खंडित किया। अब आ जाते हैं बहुलवादी सिद्धांत, ये बहुत सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुलवाद का कॉन्सेप्ट है। अब बहुलवादी कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, ये भी खंडित करेंगे, किसको, ऑस्टिन को। देखो बहुलवादी सिद्धांत क्या कहता है, बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है कि देखो कि राज्य ना एक राज्य ही नहीं है, कहता है कि राज्य भी बस एक संघ है, सबसे ऊपर नहीं है। कि तुम कह रहे हो नहीं, तुमने संप्रभु की बात नहीं मानी तो तुमने राज्य की बात नहीं मानी। तो ये कहता है मेरे राजा बेटा, राज्य भी सब कुछ नहीं है, यानी राज्य जो है वो ही सब कुछ नहीं है, राज्य जो है वो भी एक संघ है, राज्य के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, राज्य के अंदर चर्च भी है, राज्य के अंदर श्रमिक संगठन है, राज्य के अंदर सांस्कृतिक क्लब है, राज्य के अंदर समाज है। तो राज्य भी ना कई प्रकार के संघों से मिलकर बना है। अब आप ये कह दो कि नहीं, राज्य जो है उसके अंदर पावर है, संप्रभु है,
और राज्य की संप्रभुता जिसके अंदर है उसी को आप सब कुछ मानो। अगर आपने उसके खिलाफ आवाज उठा दी तो आपने संप्रभुता को चैलेंज कर दिया। ये ऐसे मान के चलो कि आजकल जैसे हमारे देश में कोई व्यक्ति आवाज उठाता है सरकार के खिलाफ, राज्य के खिलाफ, तो लोग कहते हैं हमारी संप्रभुता के खिलाफ खतरा है। खतरा है क्योंकि लोग क्या मानते हैं, लोग ये मानते हैं कि संप्रभुता जो है ना वो पूरी की पूरी उस मानव में निहित है, उस आदमी में निहित है। संप्रभुता पूरा पूरा जो संप्रभुता का कॉन्सेप्ट है उस आदमी के अंदर निहित है, ऐसा लोग मानते हैं। डन। अब आप देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसी को बहुलवाद को समझो। तो बहुलवाद क्या मानता है, बहुलवाद ये मानता है कि नहीं, बहुत सारे बहुलवादी सिद्धांत कहता है, ये प्लूरलिस्टिक अप्रोच कहती है कि भाई बहुत सारे लोग हैं उनके अंदर संप्रभुता निहित है। अब देखो इसका उदय 19 से 20वीं सदी में ऑस्टिन के अद्वैतवाद और हीगल के राज्य पूजा के विरुद्ध की प्रतिक्रिया हुई। क्योंकि हीगल भी मानता है कि राज्य सबसे ऊपर है और ऑस्टिन भी मानता है अद्वैतवाद में कि भाई सब कुछ जो है सबसे ऊपर यही चीज है, इसके बना कुछ भी नहीं है। एक ही आदमी विश्वास करते हैं लोग, राज्य की पूजा करता है और ये मानता है कि नहीं ये एक प्रकार से भगवान, कहता है राज्य तो भगवान का रूप है, और ये मानता है कि नहीं संप्रभु जो है वही सब कुछ है। तो ऑस्टिन और हीगल के विरुद्ध विचार आया बहुलवादी विचार। इसका मूल दर्शन क्या है, मनुष्य केवल राजनीतिक ही नहीं है बल्कि सामाजिक आर्थिक जरूरतें भी है। ये विभिन्न संघों का निर्माण करता है। ये कहता है ऐसा नहीं है कि आदमी को केवल आपने राज्य बना दिया तो अब आदमी को राज्य ही जिंदा रख रहा है, तुम कहोगे राज्य की बात नहीं मानी तो मर जाओगे। अरे आदमी के जीवन में और भी चीजें हैं यार, केवल राज्य थोड़ी ना है, आदमी एक मानव भी है। उसको क्यों नहीं बोल रहे, मानव एक राजनीतिक प्राणी के अलावा एक सामाजिक प्राणी भी है। वो समाज में ग्रुप बनाता है, उसकी सामाजिक आवश्यकताएं, आर्थिक आवश्यकताएं, तो उनके अंदर भी थोड़ी बहुत पावर होनी चाहिए। ये कहता है बहुलवाद। संप्रभुता केवल राज्य में केंद्रित नहीं बल्कि समाज के सभी संघों में केंद्रित है, तो इसे डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। तो ये बहुलवाद का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये डिसेंट्रलाइज्ड संप्रभुता की बात करता है, डिसेंट्रलाइज्ड सोवरेनिटी की बात करता है। और अगर आप बात करोगे अद्वैतवाद के कॉन्सेप्ट की, तो वो जो कॉन्सेप्ट बात करता है, ऑस्टिन का जो सिद्धांत है, वो हमेशा बात करता है किसके बारे में, तो ये बात करता है कि भाई सेंट्रलाइज्ड है, ये संप्रभुता को केंद्रीकृत मानता है। कैसी मानता है, सेंट्रलाइज्ड मानता है कि सारी संप्रभुता जो है वो एक ही आदमी के अंदर निहित है। तो अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज्ड है, अगर आप जो है इन दोनों कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज है, विधिक अद्वैतवादी सिद्धांत में और दूसरा बहुलवादी सिद्धांत में, तो अगर इन दोनों सिद्धांतों का आप देखोगे तो ये सिद्धांत लॉस्की का है, मैकाइवर का है, कोल का है, बेब्ज का है, दुर्खीम का है, इनका ये कॉन्सेप्ट है, इनका ये सिद्धांत है। ये राज्य केवल एक संघ है और अन्य संघों के समान सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। तो आप देखोगे अगर आप कंफ्यूज होते हो कि बहुलवादी में और अद्वैतवादी सिद्धांत में अगर आप कंफ्यूज हो संप्रभुता के, तो बहुलवादी सिद्धांत कहता है कि संप्रभुता ना एक प्रकार से शेयर्ड कॉन्सेप्ट है, यानी किसी एक के अंदर नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। और ये वाला कॉन्सेप्ट कहता है अद्वैतवादी कि नहीं, संप्रभुता जो है ना वो एक सेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, वो किसी एक आदमी में निहित है। मुझे लगता है आपकी समझ में आ चुका होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, आप इस बात को क्लियरली समझ चुके होंगे क्या क्या ये विचार है। डन। अब बहुलवाद में उसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहां से सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब प्रमुख बहुलवादी विचारक हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके कथन क्या है, देखो इसमें सबसे पहले आप बात करें तो हेरोल्ड लास्की की बात करते हैं। लास्की क्या कहता है, लास्की पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप याद रखना, यहां से सवाल आने की संभावना रहती है। यदि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीति विज्ञान से निकाल दिया जाए तो बहुत लाभ होगा। ये कहता है कि बेकार कॉन्सेप्ट है, घटिया कॉन्सेप्ट है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको अगर आप निकाल दो तो इससे बहुत लाभ होगा, इसका बहुत फायदा होगा, ये किसी काम का नहीं है, ऐसा कहता है हेरोल्ड लास्की। इसको एकदम बेकार मानता है, इसे खत्म मानता है। दूसरा, अगर हम बात करें सेकंड में, रॉबर्ट मैकाइवर क्या कहता है, देखो मैकाइवर की किताब है द मॉडर्न स्टेट, और इसमें स्टेटमेंट इसने कहा है कि राज्य कानून का निर्माता भी है और कानून का शिशु भी है। ये कहता है कि राज्य जो है स्टेट चाइल्ड है, किसका चाइल्ड है, कानून का। तो ये मानता है कि ऐसा नहीं है कि आप जो है राज्य कानून से ऊपर हो गया, राज्य सारी चीजों से ऊपर हो गया, राज्य कानून का शिशु भी है, इस बात को भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं राज्य सबसे ऊपर हो गया, संप्रभु सबसे ऊपर हो गया। इसके बाद जेन फिगिस कहता है कि भैया देखो ऐसी बात है, राज्य संघों का एक संघ है, तो ये बहुलवाद का कोर कॉन्सेप्ट है, ये बहुलवाद का कोर कॉन्सेप्ट है कि राज्य संघों का एक संघ है, स्टेट इज ए कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज, राज्य संघों का एक संघ है। तो ये एक बहुलवाद का आप कह सकते हैं मुख्य विचार है, क्योंकि बहुलवादियों का कॉन्सेप्ट ही ये प्लूरलिस्ट का कि राज्य जो है ना वो एक प्रकार से बहुत सी चीजों से मिलकर बना है।
तो आप ये कैसे कह सकते हो कि संप्रभुता एक ही आदमी में निहित हो जाएगी? ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद सुनोगे ह्यूगो क्रैब को। देखो ह्यूगो क्रैब क्या कहता है, कानून की संप्रभुता, राज्य संप्रभु नहीं है, कानून सर्वोच्च है जो जनता की न्याय भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। ये कह रहा है कि देखो जनता ने जो लॉ बनाया ना वही सर्वोच्च है, वही सब कुछ है। आप कह रहे हो कि जो राज्य संप्रभु है, तो राज्य संप्रभु नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि रॉबर्ट मैकाइवर और ह्यूगो क्रैब ये दोनों राज्य की संप्रभुता के खिलाफ कॉन्सेप्ट देते हैं, दोनों राज्य के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते, खिलाफ मानते हैं उसको। अब एक और आदमी है, आप देखोगे बाबा मार्क्स। तो बाबा मार्क्स तो कहता है संप्रभुता और राज्य दोनों ही खत्म कर दो, दोनों ही किसी काम के नहीं है। अब मार्क्सवादियों के बारे में बात करते हैं। ये बहुलवादी आप समझ लोगे। नोट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हमारा एप्लीकेशन मोबी शिक्षा आप डाउनलोड कर लो, और एप्लीकेशन पे जाकर ना आपको फ्री में नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। नोट्स के सेक्शन में आप जाओगे तो ये नोट्स आपको अपलोड कर दी जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये यूजीसी नेट के लिए रामबाण नोट है। अगर आपने नोट्स पढ़ लिए तो ये मान के चलो यूजीसी नेट के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन है। लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स हैं, ये बहुत ही शानदार नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल पर चले जाओ और ऐप डाउनलोड कर लेना। अब आता है संप्रभुता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सिस्ट की अप्रोच क्या कहती है? देखो बाबा मार्क्स को आप जानते हैं क्या कहता है। बाबा मार्क्स पहले से कहता है कि राज्य बेकार है। अब जो आदमी कहता है राज्य ही बेकार है, वो कहता है राज्य ही पूंजीपतियों का गुलाम है, तो संप्रभुता भी बेकार है। और राज्य और संप्रभुता एक साथ पैदा हुए तो राज्य खत्म होगा, संप्रभुता खत्म हो जाएगी, काम खत्म हो गया। देखो क्या कहता है बाबा मार्क्स। विधिक मुखौटा, लीगल मास्क, राज्य कोई पवित्र शक्ति नहीं है। ये तो राज्य को नकार दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कह रहा राज्य क्या है? बाबा मार्क्स कहता है राज्य कोई पवित्र शक्ति नहीं है। अरे राज्य तो ऐसे नीच लोगों का समूह है जो पूंजीपतियों को बनाने के लिए, पूंजीपतियों को पैदा करने के लिए पैदा हुए। राज्य कहता है राज्य बहुत ही घटिया चीज है, राज्य का कोई मतलब नहीं है, ऐसी बात करता है। डन। यह पूंजीपतियों का शोषक द्वारा मजदूरों शोषित का दमन करने और मुनाफे को वैध बनाने का साधन है। यानी पूंजीपतियों ने जो शोषक हैं उन्होंने शोषण करने का एक साधन बना लिया राज्य। फॉर एग्जाम्पल बाबा मार्क्स के अकॉर्डिंग देखो तो अदानी अंबानी आज के, ठीक है, और राज्य के माध्यम से यूज करते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दे आर यूजिंग मोदी जी टू एक्सप्लोर द पीपल ऑफ इंडिया, यू कैन से इट। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा है, लोग ऐसा कहते हैं जनरली। देखो क्रांति रिवॉल्यूशन की बात करें, बाबा मार्क्स कहता है कि मजदूर वर्ग जब क्रांति करेगा ना तो समाजवाद की स्थापना होगी, और जैसी समाजवाद की स्थापना होगी ना तो स्टेटलेस राज्य बनेगा, वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज बनेगा, क्लासलेस समाज बनेगा। और जब क्लासलेस समाज बनेगा, उस क्लासलेस समाज में राज्य खत्म हो गया। जब राज्य और संप्रभुता हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैदा हुए और एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। तो बाबा मार्क्स ने क्या कह दिया? बाबा मार्क्स ने कहा कि दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे, न ये रहेगा और न ये रहेगा। तो अब आपके दिमाग में क्या आया? देखो अब ऐसे बांट के चलो। आपने सबसे पहले लिया, आपने ऑस्टिन को ले लिया और उसका आपने आदित्यवाद ले लिया। अब ऑस्टिन का आदित्यवाद आप जब लेंगे तो वो क्या कहता है? वो कहता है संप्रभुता किसी एक आदमी में निहित है। फिर आप आ जाओ बहुलवादी पे, वो कहते हैं नहीं बटी हुई है। फिर आप आ जाओ बाबा मार्क्स पे, वो कहता है ही नहीं, खत्म, राज्य की जरूरत ही नहीं है, खत्म, खेल खत्म, डन। अब देखो संप्रभुता का मास्टर सिंथेसिस आपको मैंने बनाकर दिया है, बहुत ही शानदार है। देखो क्या है संप्रभुता का आधार? ऑस्टिन का आदित्यवाद, लॉस्की मैकावर का बहुलवाद और मार्क्स का मार्क्सवाद। इन लोगों के नाम याद रखना, एग्जाम में याद आएंगे आपसे। प्रकृति, आदित्यवाद कहता है देखो ये संप्रभुता का एक सिंथेसिस है। अगर आप संप्रभुता के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए हैं तो संप्रभुता के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यह सिंथेसिस बेहद जरूरी है। अगर आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं तो देखो कैसे। आदित्यवाद जो कहता है ऑस्टिन का, वो कहता है कि संप्रभुता एक अखंड सर्वोच्च अविभाज्य इनडिविजिबल कॉन्सेप्ट है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। संप्रभु का आदेश ही कानून है, इसके ऊपर कोई भी नहीं है। बहुलवादी कहते नहीं, समाज जो है, राज्य जो है वो संघों में बटा हुआ है, तो संप्रभुता किसी एक आदमी में नहीं है, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। और ये कहता है सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। मार्क्स कहता है नहीं, ये शोषक वर्ग का हथियार है, एक लीगल मुखौटा है जिसके माध्यम से पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं और कहते नहीं संप्रभु का आदेश है, संप्रभु का आदेश है, कोई संप्रभु है ही नहीं, वो तुम्हारा बस मिसयूज कर रहे हैं बस। कानून क्या है? संप्रभु का आदेश है, ये कहते हैं ऑस्टिन, डन। लॉस्की मैकावर कहते हैं जनता की न्याय की भावना है कानून, क्योंकि कानून से जनता को न्याय मिलता है, जनता को न्याय कानून के माध्यम से मिलता है। मार्क्स कहता है पूंजीपतियों के मुनाफे का वैध बनाना है।
कि जो पूंजीपतियों ने पैसा कमाया ना, तो कानून के माध्यम से क्या वो वैध बन जाते हैं कि अदानी गलत है ना अंबानी गलत है, सब सही है, क्योंकि कानून में है पैसा कमाने की पावर है। तो आदमी गलत काम करता है और कहता है कि नहीं, मैंने जो भी काम किया वो लॉ के अकॉर्डिंग सही किया। अगला कॉन्सेप्ट, राज्य की अंतिम स्थिति, सर्वशक्तिमान है राज्य। ऑस्टिन कहता है राज्य कौन है? ऑल पावरफुल, राज्य लाइक मोदी जी, शक्तिमान, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। बहुलवादी क्या कहते हैं? अन्य संघों के समान संघों का संघ है। राज्य भी क्या है? अन्य जो संघ है, जो कम्युनिटियों का कम्युनिटी है राज्य, कोई राज्य कोई तोप नहीं है, ये कहता है। मार्क्स कहता है अंतिम राज्य क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा, ये चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि राज्य खत्म होगा तो संप्रभुता इसके साथ में मर जाएगी, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि अगर आप ये तीनों समझ गए, इसका आधार समझ गए, इसका आधार समझ गए और इसका समझ गए, ये तीनों अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, यानी ये अद्वैतवाद समझ गए, ऑस्टिन समझ गए, बहुलवाद में मैकाइवर-लॉस्की समझ गए और मार्क्स समझ गए, तो तीनों आप समझ लेंगे तो यहां से सवाल कई बार बनते हैं, आप उसे सॉर्ट कर लोगे, कोई टेंशन आपको आएगी नहीं। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्या कहता है। अब जो आजकल देखो, अभी मैं कुछ बात कर रहा हूं मॉडर्न एरा की, आजकल के एरा की, कि आजकल जो मॉडर्न संप्रभुता का जो कॉन्सेप्ट है, आजकल समकालीन चुनौतियां जो है संप्रभुता की, वो क्या है, यानी आजकल के दौर में मॉडर्न समय में संप्रभुता के सामने क्या क्या चैलेंजेस है। देखो, अगर हम आजकल की बात करेंगे तो समकालीन चुनौतियां क्या है संप्रभुता के सामने? समकालीन चुनौतियां वैश्वीकरण और लचीलापन संप्रभुता है। यानी आज की दुनिया में आप देखोगे तो आज की दुनिया में जब ट्रंप ये कह रहा है कि इंडिया को वॉर करना है कि नहीं करना है, आज की दुनिया में ईरान के साथ हम क्या बोलेंगे ट्रंप डिसाइड कर रहा है, आज की दुनिया में WTO है, आज की दुनिया में UNO है, तो आज की दुनिया में संप्रभुता है किसके अंदर? क्या मैं संप्रभु हूं, क्या तुम संप्रभु हो, कौन संप्रभु है? आज की दुनिया में कोई कंट्री ऐसा है जिसका जो मन करे वो कर सके? आजकल के ग्लोबल एरा में कौन सा देश संप्रभु है? तो आजकल के ग्लोबल एरा में संप्रभुता के सामने बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आजकल के एरा में जो कॉन्सेप्ट है वो शेयर्ड प्रॉब्लम्स का है। जैसे आतंकवाद है, एनवायरमेंट है, तो किसी एक देश की प्रॉब्लम्स नहीं है, तो कोई एक देश संप्रभु होकर क्या कर लेगा? वो अलग होगा तो फिर तो नॉर्थ कोरिया हो जाएगा। तो आजकल के समाज में, वैश्वीकरण के दौर में संप्रभुता है कहां, किसके अंदर है संप्रभुता? पहले हम बात करते थे भगवान के अंदर है संप्रभुता, फिर राजा के अंदर आई संप्रभुता, अब कहां का राजा? फिर चलो ऑस्टिन कहता नहीं संप्रभुता जो है उस देश के संप्रभु के अंदर है, तो मोदी जी में है उसके अकॉर्डिंग। फिर कहता नहीं बहुलवादियों के अकॉर्डिंग नहीं, संघों के अंदर है। तो कहां है आजकल के एरा में संप्रभुता? कहां है ग्लोबल प्रॉब्लम्स में? तो संप्रभुता बटी हुई है। देखो कैसे आजकल ना आर्थिक क्षरण हो रहा है, यानी आजकल के एरा को आप देखोगे तो आजकल क्या है, IMF है, WTO है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबाव है, भारत की 1991 में LPG उदारीकरण की नीति, ये सब हमने ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में ली, तो हम अपने डिसीजंस को चेंज करते हैं। आज हम WTO की वजह से सब्सिडी नहीं दे पाते, आज IMF डिसाइड करता है कि हमारी बैंकिंग कैसे चलेगी, वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। आज हम अपने देश की चीजों को, इकोनॉमिक चीजों को, कई चीजों के लिए हम ग्लोबल चीजों पर डिपेंड होते हैं कि हमें क्या क्या करना है। दूसरी चीज, आजकल ना शेयर्ड सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आ गया है, स्वेच्छा से नीतियां सुपराष्ट्रीय संस्थाओं को सौंपना, उदाहरण यूरोपीय संघ हो गया, साझा मुद्रा हो गया। तो आजकल ना सुपर से सुपराष्ट्रीय पावर आ गई है, यानी शेयर्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, शेयर्ड सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। फॉर एग्जांपल जैसे UNO हो गया, तो आपने एक संस्था बनाई, उसको आपने पावर सौंप दी। कोई एक देश नहीं है जो कहेगा कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं जो करूंगा वही सही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब से अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनी, लोगों ने क्या किया, मान के चलो ये 5 संप्रभु राष्ट्र है, ये एक एक्स संप्रभु राष्ट्र है, एक्स कहता है कि मैं एक संप्रभु राष्ट्र हूं, तो मान लो एक्स संप्रभु राष्ट्र है एक्स, मान लो वाई भी संप्रभु राष्ट्र है, जेड भी संप्रभु राष्ट्र है। अब इन सबने अपनी संप्रभुता ना एक संस्था को सौंप दी, जिस संस्था का नाम A है। अब ये संस्था इनका भला कर रही है, हाँ या ना? तो इसे कहते हैं शेयर्ड सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। अगला आता है मानवीय हस्तक्षेप, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे आप देखोगे आजकल के समय में नागरिकों की रक्षा का दायित्व है संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथ में, वो कहता है आतंकवाद मत करो। फॉर एग्जाम्पल आजकल की दुनिया में आप देखोगे तो आज की दुनिया में फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हेल्थ क्राइसिस आ रहा है दुनिया के अंदर, जैसे कोविड आया, तो कोविड के समय पर कोई एक देश बोलता कि नहीं हम तो जो हमारा मन कर रहा है वो करेंगे, तो ऐसा अगर वो कंट्री नहीं कर सकता। तो आजकल के दौर में ये भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, कोई देश ये नहीं कह सकता कि हमारा जो मन कर रहा है वो करेंगे, हमारा जो मन करेगा हम कहेंगे, हमारा जो मन करेगा हम बोलोगे, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता।
फिर कॉन्सेप्ट होता है साझा संप्रभुता में, फिर आता है आत्मीय सीमांकन, सेल्फ लिमिटेशन। वैश्विक समस्याओं के लिए अंतरराष्ट्रीय संधियों को मानना पड़ता है, जैसे पेरिस की जलवायु समझौता हुआ, क्योंकि अगर आप दुनिया की चीजों को नहीं मानोगे ना तो क्या होगा कि आपके ऊपर लिमिटेशंस लगी हैं, सेल्फ लिमिटेशंस आपने खुद ही लगा रखी हैं। जैसे पर्यावरण है तो पर्यावरण में आपका भी बेनिफिट है, अगर आपने पर्यावरण को, आतंकवाद की चीजों को नहीं माना तो फिर क्या होगा, आप एक प्रकार से ऐसे मान के चल सकते हो कि आप दुनिया की बातों को नहीं मानोगे तो आपका खुद का उसमें नुकसान होगा, दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाएगी। तो इसकी वजह से आजकल के वैश्वीकरण के दौर में संप्रभुता के सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं, और लचीली संप्रभुता का कॉन्सेप्ट है, सॉफ्ट सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको हम शेयर्ड सोवरेनिटी भी कहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी क्या है, शेयर्ड है, किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है। तो आज कोई देश ये नहीं कह सकता कि नहीं यार मैं तो संप्रभु हूं, मैं किसी की बात नहीं मानता, वो आपको बात माननी पड़ती है, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए आप लोगों को। अगला, आधुनिक युग में संप्रभुता पर क्या क्या सीमाएं हैं, तो मैंने अभी बताया कि अंतरराष्ट्रीय संगठन से मानवाधिकार कानून वगैरह ये इंपोज करती हैं, सीमाएं लगती हैं। आर्थिक निर्भरता है, एफडीआई, एमएनसी, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, इसके ऊपर जो है अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, अगर कंट्री इनकी बात नहीं मानेगा तो ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। मानव अधिकार हो गए, इसके लिए भी कोई कंट्री, जैसे श्रीलंका है, अब श्रीलंका ने कहा कि हमने कोई अधिकारों का हनन नहीं किया अपने नागरिकों का, लेकिन मानव अधिकार यूएनएचआरसी ने क्या कहा कि नहीं, श्रीलंका ने हनन किया है। तो कभी कभी क्या हो रहा है कि कोई कंट्री मानव अधिकारों का हनन करता है तो मानव के अधिकारों के लिए जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं, अपनी चीजों को डालते हैं और कहते हैं कि भाई नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, इसकी वजह से कंट्री संप्रभु रह नहीं पाते, क्योंकि उन्हें मानव जो है वो बेसिकली उस नागरिकों के लिए वो कुछ करेंगे तो वो मानव अधिकार में आएगा, और मानव अधिकार में फिर जो है उस देश की संप्रभुता के ऊपर भी उसे उंगली की जा सकती है। तकनीकी सूचना, डिजिटल युग में डेटा, नया संसाधन, सीमा रहित नियंत्रण हो गया है। आजकल के दौर में ग्लोबल बॉर्डर खत्म हो गए, ग्लोबलाइजेशन हो गया है। वैश्वीकरण के दौर में, एआई के दौर में आप कोई कंट्री ये नहीं कह सकता कि नहीं ये मेरा क्षेत्र है, ये तुम्हारा क्षेत्र है। क्षेत्र तो कह सकता है, फॉर एग्जाम्पल साइबर क्षेत्र नहीं हो सकता। चीजें बहुत बदल गई हैं आज की दुनिया में ना, दुनिया एक जैसी होती चली जा रही है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि भाई परमाणु बम अमेरिका मारेगा ईरान पे तो उससे कि और कंट्री पे लॉस नहीं होगा। आज यूएसए का और ईरान का युद्ध हो रहा है ना, तो इसमें ये नहीं कह सकते आप कि यूएसए और ईरान दो सोवरेन कंट्री हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, दुनिया को क्या मतलब है। तो अगर ईरान जो भी करेगा वो कर सकता है, ईरान से कोई मना करेगा तो संप्रभुता पे चोट पहुंचेगी, नहीं, ऐसा आज के दुनिया में नहीं रहा है। बिकॉज ऑफ ईरान यूएसए की ओर से बहुत सारे कंट्री इंपैक्ट होंगे, तो ईरान और यूएसए ये नहीं कह सकते कि नहीं हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, बिकॉज वी आर सोवरेन कंट्री, ऐसा आज के दौर में पॉसिबल नहीं है। अगला, संप्रभुता के नए रूप कौन से आ गए, तो संप्रभुता के नए जो रूप हैं वो आप कह सकते हैं शेयर्ड सोवरेनिटी आ गया, राज्य द्वारा अपनी शक्तियां सुप्राराष्ट्रीय निकाय को सौंपना, जैसे यू हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये सुप्राराष्ट्रीय सुप्रा नेशनल कंट्रीज है, कंपनीज है, ये सब संभालती है। सशर्त संप्रभुता है, कंडीशनल सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आ गया है, यानी स्वतंत्रता तभी तक मान्य जब तक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और कानूनों को पालन हो। मतलब कंट्री ऐसा जो कहता है हम संप्रभु हैं पर हम दुनिया की किसी चीज को नहीं मानते, तो उसकी फिर जो संप्रभुता है ना, अनकंडीशनल नहीं है, कंडीशनल है आजकल के दौर में। यानी आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं आई एम द किंग, हमारा देश संप्रभु, हम जो चाहे हम वो कर सकते हैं। आजकल के दौर में जो कुछ लोग कहते हैं भाई मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी वहां क्यों चले गए, अमेरिका ने ऐसा क्यों कर दिया, आजकल के दौर में कंडीशनल सोवरेनिटी है, संप्रभुता अनकंडीशनल नहीं है कि आपका जो मन करेगा आप कह सकते हो, जो मन करेगा आप सोच सकते हो, ऐसा नहीं है। उत्तरदायी संप्रभुता रिस्पॉन्सिबल सोवरेनिटी है, आपको उत्तरदायित्व का पालन करना है, केवल एक शक्ति नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में है। यानी आप ये नहीं कह सकते हम तो सोवरेन कंट्री, हम परमाणु बम फोड़ देंगे, हमें किसी को फर्क नहीं पड़ता, बट नाउ यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज संप्रभुता का जो कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिबल कॉन्सेप्ट है कि भाई आप जो भी काम करोगे ना दूसरों को उससे इंपैक्ट होगा। तो आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल ये पावर नहीं बन कर रही, तो संप्रभुता डायल्यूट होगी आज के जमाने में। आज के जमाने में आप ये नहीं कह सकते कि भाई ऑस्टिन वाला सिद्धांत आज के जमाने में नहीं चल सकता, क्योंकि आज के जमाने में क्या है, कॉन्सेप्ट बदल गया है संप्रभुता का, कि आज में ये नहीं कह सकते आप कि भाई इंडिया पावरफुल है, अपना जो मन करता हम करें, जिसको मारना है मारे। आज हम पाकिस्तान को क्यों नहीं मार पा रहे पीओके की वजह से, बिकॉज क्या कंडीशनल सोवरेनिटी है, अगर हम कुछ करेंगे तो और भी कंट्रीज हमारे ऊपर चीजें करेंगे। दूसरा क्या है, रिस्पॉन्सिबल सोवरेनिटी है, हम जाके पाकिस्तान पर बम मार दें, या अमेरिका क्या करे, अमेरिका क्यों नहीं मार पा रहा है परमाणु बम ईरान के ऊपर, क्यों, अमेरिका को पता है कंडीशनल है, ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका जाके मार देगा तो कोई कंट्री से इंपैक्ट नहीं होगा। तो आजकल की दुनिया में ना शेयर्ड चीजें हैं, इसीलिए अब कुछ मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, जैसे
हमने कुछ सवाल इसमें डाले, हालांकि इनके आंसर इसी में है। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्टिन की आलोचना में महाराजा रणजीत सिंह का ऐतिहासिक उदाहरण किसने दिया? हेनरी मैन ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको आईएमपी के रूप में देखेंगे। मार्क्सवाद के अनुसार साम्यवाद में संप्रभुता का क्या होगा? साम्यवाद जब आएगा, कम्युनिज्म आएगा, तो विधिक संप्रभुता की पूरी तरह विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, विदर्भ हो जाएगी। कानूनी संप्रभुता ऑफ लॉ का प्रतिपादक किसने दिया? ह्यूगो क्रेव कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जलवायु संधियों में जैसे पेरिस समझौता के अधीन आना क्या कहलाता है? संप्रभुता का आत्म सीमांकन, सेल्फ लिमिटेशन कहलाता है, क्योंकि आपको अपना भी भला है, दूसरों का भी भला देखना है, तो नोन एज कि भाई ये क्या, एक प्रकार का सेल्फ लिमिटेशन इसे हम कहते हैं, तो नोन एज सेल्फ लिमिटेशन के रूप में इसको देखा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट किताबें आती हैं संप्रभुता को लेकर, जो आपको याद कर लेनी चाहिए, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल थॉमस हॉब्स है, तो हॉब्स का जो कॉन्सेप्ट है, हॉब्स का हो गया, लॉक का हो गया, ये तो आप पहले भी जानते हैं। ये लोग, अब हॉब्स कहता है प्राकृतिक अवस्था बड़ी खराब थी, ठीक है, तो लेवायथन में बात करता है, तो ये कैसी बात करता होगा संप्रभुता की? ये चाहता होगा कि पावर चाहिए जो आदमी को कंट्रोल करे, बिकॉज आदमी तो बहुत गलत दिशा में था। लॉक कहता है आदमी अच्छी दिशा में था। तो इनमें देखेंगे तो उसका उदारवादी दृष्टिकोण है, संप्रभुता की सीमित संकल्पना की बात करता है लॉक, क्योंकि ये आदमी को ज्यादा महत्व देता है, नैतिकता, नेचुरलिटी की बात करता है, प्राकृतिक की बात करता है। अगर हम बात करेंगे इसकी, क्या नाम है, राज्य में संप्रभुता की निरपेक्ष और अविभाज्य है, ये कहता है हॉब्स क्या कहता है? हॉब्स ने एक सुप्रीम की बात करता है। हॉब्स कहता है नहीं, संप्रभुता जो है ना, वो एक प्रकार से आप ये कह सकते हो, संप्रभुता जो है वो, हॉब्स क्या कहता है, संप्रभुता जो है ना, वो एक सुप्रीम की बात करता है। हॉब्स क्यों करेगा हॉब्स? क्योंकि हॉब्स कहता है प्राकृतिक अवस्था बड़ी खराब थी, प्राकृतिक अवस्था बड़ी गंदी थी, तो ये सुप्रीम की बात करता है, सुप्रीम को ज्यादा ध्यान देता है हॉब्स, ठीक है, समझ आ गया आप लोगों के। जीन बॉडिन कहता है कि वैसे देखो 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, ये भी बड़ी काम की किताब है। संप्रभुता राज्य की स्थायी और सर्वोच्च शक्ति है, तो ये भी उसी की बात करता है। यानी एक प्रकार से आप ये कह सकते हो, ये लोग बात करते हैं किसकी? एक पावर की बात करते हैं, हॉब्स और ये बोदिन। अब लॉक की आप समझ गए। मॉन्टेस्क्यू की बात करें, स्पिरिट ऑफ लॉ इसने लिखी, इसमें बात करी, इसने किताब के अंदर बात करी है। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक की किताब है। ये भी उदारवादी दृष्टिकोण की बात करता है मॉन्टेस्क्यू, शक्तियों में विभाजन से संप्रभुता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है, तो बहुलवादी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेकर चलता है। इसके बाद अब रूसो की बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसने लिखा 1762 में, समाजवादी और जन संप्रभुता का सिद्धांत दिया है, संप्रभुता जनता की सामान्य इच्छा पर निहित होता है। तो ये तीनों सॉफ्ट की बात करते हैं, सॉफ्ट संप्रभुता का जो सॉफ्ट कॉन्सेप्ट है, ये लोग उसकी बात करते हैं कि संप्रभुता का कॉन्सेप्ट कैसा है, ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट की बात करते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। डन। तो ये संप्रभुता का पूरा कॉन्सेप्ट था, ये आप लोगों ने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया होगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आया या नहीं आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अब लास्ट में इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। संप्रभुता राज्य की आत्मा है, समय के साथ यह ऑस्टिन निरंकुशता से निकलकर उत्तरदायित्व की ओर बढ़ी है, ठीक है, ये ऑस्टिन ने बोला है, क्योंकि राज्य के साथ पैदा करता है वो इसको। आधुनिक युग में संप्रभुता को केवल विधिक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक, नैतिक और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझाना आवश्यक है, क्योंकि आजकल संप्रभुता किसी एक कंट्री की नहीं रही है, आजकल इसके मायने बड़े फैल गए, इसके मायने बड़े बड़े हो चुके हैं। इस रूप में आपको संप्रभुता को समझना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऐप पे देख रहे हैं, तो ये लेक्चर के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल मुझे फॉलो कर लें और संप्रभुता की चीजें आप समझ लें, आपको काफी काम आएंगी और इस प्रकार से आपके लिए बहुत बेनिफिट इसका हो जाएगा। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।